नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी यस एनजीओ से और आज हमारे यस से ही मेंबर हैं अमित जी और सोमेश जी भाई साहब। और आज हम यहाँ पर हैं जयपुर हेमेटोलॉजी सेंटर और ये जो सेंटर है यहाँ पर राजा पार्क गोविंद मार्ग पर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। अब ये हीमोफीलिया क्या है, कौन सी डिजीज है, ये रोग कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट हैं ये हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत जी और आप एमबीबीएस एमडी डीएम क्लिनिकल हीमेटोलॉजी में हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे ये है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पर ये जो हम लोग हेल्थ टॉक शो आपके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हीमोफीलिया के बारे में बेसिकली जानना चाह रहे हैं। तो हीमोफीलिया क्या है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करूँगा और अपने दर्शकों को भी ये जागृत करना चाहूँगा कि हीमेटोलॉजी रक्त की बीमारियों की विशेषज्ञता है, जिसमें रक्त के कैंसर्स भी आते हैं और रक्त के बिना कैंसर वाली बीमारियाँ भी, जिसमें खून कम बनना, कई दफ़ा प्लेटलेट काफ़ी दिनों से कम है, ज़्यादा है, रक्त ठीक से जमता नहीं है, रक्त कई दफ़ा बहुत जल्दी जम जाता है, ये सारी बीमारियाँ भी हीमेटोलॉजी के विशेषाधिकार में आती हैं। अब हीमोफीलिया एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के चोट लगने पर रक्त काफ़ी देर तक बहता है, जल्दी से थमता नहीं है। ये हीमोफीलिया सामान्यतः पुरुषों में होती है, ये महिलाओं में नहीं होती है। ये एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसमिट होती है और ये माँ के परिवार की तरफ से आती है, ननिहाल वाली तरफ से आती है ज़्यादातर। ये पैतृक तरफ से ये बीमारी नहीं आती है, मातृत्व की तरफ से ये बीमारी आती है हीमोफीलिया। मैटरनल इनहेरिटेंस है हीमोफीलिया। अच्छा, इसके हीमोफीलिया आपने बताया कि हीमोफीलिया जो डिजीज है बेसिकली ये मैटरनिटी मतलब मातृत्व की तरफ से आती है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी बताया कि इसमें जो बेसिकली होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और कई बार कैंसर का भी कारण होता है, ये भी शायद ऐसा कुछ नहीं। हीमोफीलिया में कैंसर का कारण नहीं होता, लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा होता है जैसे हमारे शरीर के कहीं पर भी चोट लगती है तो दो तरह से रक्त जमने की प्रक्रिया शुरू होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। शुरुआत में हमारी प्लेटलेट्स उस जगह जाकर थोड़ा सा रक्त बंद करने के लिए अपनी कार्य करती हैं और एक थोड़ा थक्का जमाती हैं। उसके बाद और आगे आता है हमारा कोआगुलेशन पाथवे। उस पाथवे में प्रॉब्लम होने से हमें हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया नॉर्मली दो तरह के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होता है और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से होता है। हीमोफीलिया ए बहुत अधिक कॉमन है हीमोफीलिया बी की तुलना में। तो ये आपने इसके टाइप्स भी क्लियर किए हैं कि हीमोफीलिया बेसिकली दो तरीके का होता है, एक ए और एक बी। तो ए और बी, अब हम यहाँ पर देखो जितने भी हम लोगों के दर्शक हैं, हम तो कहते समाज के लिए पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आम एक मरीज के अगर हम उसकी शब्द के रूप में बात करें तो किस तरीके से हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि इसको हीमोफीलिया है या नहीं है, मतलब हम कैसे समझ पाएं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, किस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कहीं मैं हीमोफीलिया का शिकार तो नहीं, कहीं मुझे डिजीज तो नहीं, और अगर है तो टाइप ए या बी, वो कैसे क्लियर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि आप अब तक समझ गए हैं कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, तो ये जन्म के समय से ही आपके साथ हैं अगर है तो हीमोफीलिया ए या बी, ये हम जब फैक्टर की टेस्ट करते हैं, सबसे पहले तो सामान्यतः हीमोफीलिया के मरीज को ब्लीडिंग कहाँ होती है, उनको डीप ब्लीडिंग होती है, अंदर गहराई में, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है, मसल में ब्लीडिंग होती है। उनको यूजुअली स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग नहीं होती है, उन्हें जोड़ों में ब्लीडिंग होती है। तो एक बच्चा जब चलना फिरना शुरू करता है 8-9 महीने की एज में, टकराता है, जब वो स्कूल गोइंग एज में खेलना शुरू करता है, चोट लगती है, तब उसके घुटनों में, उसके केहूनियों में, उसमें चोट में ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण घर वालों को सूजन महसूस होती है और वो थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होता है। घर वाले उसे पीडियाट्रिशियन के पास या ऑर्थोपेडिशियन के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं। उस समय उन्हें पता नहीं होता कि इसके ब्लीडिंग हुई है। फिर वो जांच जब कर रहे होते हैं उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस पेशेंट की एपीटीटी बहुत बढ़ी हुई है, तब जाकर और आगे की जांचों में अनुमान लगता है कि हाँ ये किसी फैक्टर की कमी से। अब फैक्टर 8 की कमी प्रमाणित होती है तो हीमोफीलिया ए हो जाता है, फैक्टर
बी की कमी प्रमाणित होती है, तो हीमोफीलिया बी से हीमोफीलिया बी होता है फैक्टर 9 की कमी से। ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा सा ये सर हमारे शरीर में यूं कोगुलेशन पाथवे के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, हम जिनमें 13 फैक्टर्स कॉमनली गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो जिनमें हमारे पास फैक्टर 11 से लेके फिर 9 फिर 8 फिर 10, एक तरफ फैक्टर 7 5 2 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, सभी का एक तरह से रोल है एक परिवार के लिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना था, जो हीमोफीलिया है इसमें क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से होता है या इट कैन कम इन एनी ऑफ द समर विंटर और समथिंग? There is no relation with climate change. It is present since birth and ये सीवियरिटी के ऊपर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड हीमोफीलिया ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम प्रॉब्लम होती है, बहुत मेजर चोट लगने पर होती है। सीवियर हीमोफीलिया ऐसे होते हैं वो बच्चे जिन्हें साल में 35 से 40 दफ़ा ऐसे ब्लीडिंग एपिसोड्स हो जाते हैं हर साल, थोड़ी सी चोट पे भी हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। समय और मौसम से आधारित नहीं है, सामान्यतः चोट लगने से ये ज़्यादा जल्दी आता है। डॉक्टर साहब इस कैसे बचा जा सकता है इस डिजीज से? एक नॉर्मल पर्सन कैसे बच सकता है? देखिए, अगर कोई परिवार जिसमें इससे पहले हीमोफीलिया के केसेस नहीं थे, वो तो अनभिज्ञ हैं, जिनमें पहली दफ़ा केस आया तो उस मदर के टेस्ट होते हैं, पता चलता है वो कैरियर है, उसी से बच्चे को आता है। और जिस बच्चे में हीमोफीलिया प्रूफ हो गया उसे हम चाहते हैं अगर वो मेजर है तो उसके अंग प्रभावित ना हो, उसके जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी ना हो, जिसके लिए हमें उस बच्चे को रेगुलर प्रोफाइलेक्सिस पे रखना पड़ता है। हर थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पे उसे फैक्टर का सप्लीमेंट देते रहना चाहिए, जिससे कि उसे ब्लीडिंग होने की रिस्क से बच सके वो, और ब्लीडिंग जो हो वो सीवियर ना हो के थोड़ी कम गंभीर ब्लीडिंग हो। इसमें खाने में भी प्रिकॉशंस होते हैं इसमें? नहीं सर, खाने में प्रोटीन या डाइट में जो हम लेते हैं? नहीं, किसी तरह के खाने से ये घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन आप अच्छा पोषण रखते हैं, अच्छा आहार रखते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार ही करता है हमेशा। तो हीमोफीलिया के बारे में जो आपने जानकारी दी, इसमें आपने ये भी बताया कि बच्चों में या फिर किसी में भी जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है मेन कॉज, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी आम पब्लिक की तो वो एक रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई और जॉइंट्स में ज़्यादा फैट होता है, और इंटरनल ब्लीडिंग के बाद जब सूजन लंबे समय तक रही और स्वेलिंग बनी रही तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट है वो किसी डॉक्टर को दिखाएगा, टेस्ट होंगे और कहीं ना कहीं हीमोफीलिया कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कंफर्मेशन हो गया, तो अब इसको मैनेज कैसे करना है? सुनिए, जब कोई बच्चा हमारे पास पहली दफ़ा हीमोफीलिया की ब्लीडिंग लेकर आता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, किसी गंभीर वाइटल ऑर्गन में ब्लीडिंग होती है, तब वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पे रहता है। अन्यथा जब जॉइंट्स की ब्लीड पे आता है, उससे दर्द रहता है, तो हम दो तरह से मरीज को काउंसल करते हैं, घर वालों को समझाते हैं। एक तो कि जिस जगह पे ब्लीडिंग हुई उस जगह पर अगर संभव हो तो बर्फ़ का कंप्रेशन करना, सेक देना है, उस अंग को कम से कम हिलाना है, उस जॉइंट को रेस्ट देना है। ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एक तरह की मेडिसिन आती है ट्रेनिक्सामिन जैसी, वो दिया जाए, वो अंग को उठा के रखें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ थोड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसे अपने नज़दीकी हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर पे ले जाया जाए, जहाँ उसे जिस हीमोफीलिया फैक्टर की कमी हो उसका डोज मिले पर्याप्त मात्रा में। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी दोनों के लिए सरकार की तरफ से फैक्टर उपलब्ध रहते हैं अच्छी मात्रा में, वहाँ उन्हें फैक्टर दिया जाए। इसमें टाइप जो बताए थे ए और बी, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़्यादा खतरनाक है, हम बोले कि डेंजरस कौन सा है? हीमोफीलिया ए हमारे लिए ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हीमोफीलिया संख्या में भी ज़्यादा होता है और हीमोफीलिया ए के मरीजों में इनहिबिटर बनने की टेंडेंसी होती है। इनहिबिटर एक खास परेशानी है हीमोफीलिया के केसेस में, जिनमें हम जब कुछ बच्चों को हीमोफीलिया का फैक्टर दे रहे होते हैं उसके बाद उनकी बॉडी उस फैक्टर के अगेंस्ट इनहिबिटर बना देती है, जिससे फिर फ्यूचर में वो फैक्टर भी काम नहीं करते, तो फिर हमें एक दूसरे उनको बाईपास करने वाले एजेंट देने होते हैं, वो और महंगे होते हैं। इसलिए हीमोफीलिया ए हमारे लिए ज़्यादा चिंताजनक है। अच्छा, इसमें बात करते हैं कि बच्चों की भी बात कर ली और आपने बताया कि ये कहीं ना कहीं माता से आता है, तो इसमें क्या ये इसका मतलब ये रिलेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये
लेडीज में भी, विमेन में भी कॉमन चीज है, स्त्रियों में भी, क्या ऐसा है? ऐसा है, ये पुरानी भ्रांति थी कि हीमोफीलिया महिलाओं को अफेक्ट नहीं करता। आज भी हीमोफीलिया महिलाओं को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी कई सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जिनमें फैक्टर का लेवल काफ़ी कम रहता है, कैरियर होने के बावजूद कुछ में थोड़ा सा और ज़्यादा कम रहता है। तो अब एक नई टर्मिनोलॉजी भी आ गई है हमारे पास वुमेन में भी, जिनमें हीमोफीलिया पर से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उनमें फैक्टर लेवल काफ़ी कम रहता है, तो वो बहुत माइल्ड रूप से ब्लीडिंग में आती है। एक मैं इसके द्वारा आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें पीरियड्स, हेवी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें हर मंथली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कुछ महिलाओं में भी कभी कभी फैक्टर लेवल्स और एक वॉन मिलीप्रेंट डिजीज होती है जो फैक्टर के साथ साथ चलती है, फैक्टर 8 की, उसकी भी कमी रहती है, जो सामान्यतः गायनिकोलॉजिकल कॉज नहीं है, वो ब्लीडिंग का हिमेटोलॉजिकल कॉज है। डॉक्टर साहब ये स्ट्रेस भी कारण है इसका? हीमोफीलिया पैदा करने को नहीं सर, किसी मरीज को हो जाए तो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है? नहीं, स्ट्रेस की वजह से हीमोफीलिया नहीं होता सर, ये पूर्णतः अनुवांशिक है। उसका कोई परमानेंट इलाज? परमानेंट इलाज अभी विदेशों में संभव हुआ है, हमारे देश में नहीं है। जीन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो हीमोफीलिया को परमानेंटली क्योर करने के लिए काफ़ी अच्छा इलाज है। फिलहाल तो हमारे देश में नहीं है जीन थेरेपी। अगर हम यहाँ के इंडिया के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट जैसे हर बीमारी के दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो जनरली हम मेडिसिन वगैरह से करने की कोशिश करते हैं, दूसरा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो क्या इसमें दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं? हीमोफीलिया के केस में यूजुअली हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना होता है, बट किसी बच्चे के किसी अंग में, केहूनी में, घुटने में अगर बहुत नी या जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी हो गई है बार बार ब्लीडिंग होने के कारण, जिसके कारण उसका हाथ या पैर मुड़ा रह गया है, उसको करेक्शन करने में कई दफ़ा हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस आप किस लेवल पे कैसे क्या करवा पाएंगे, कैसे करवाते हैं? डायग्नोसिस हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी के भी अगर जॉइंट्स में ब्लीडिंग की संभावना रहती है तो पहले या अभी भी कुछ जगह ऐसे होता है कि सबसे पहले जॉइंट से निडल डाल के, सुई डाल के उससे कलेक्शन निकाल के देखते हैं ब्लड है कि नहीं, और ब्लड आता है उसके बाद फिर वो ब्लीडिंग के कॉज ढूंढते हैं, पीटी एपीटीटी। हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले अगर ब्लीडिंग की संभावना लगे छूने से गर्म, तो पीटी एपीटीटी पहले टेस्ट कर लिया जाए। अगर एपीटीटी ज़्यादा है तो हीमोफीलिया की तरफ हम बढ़ गए हैं, निडल डाल के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है उसके से। ये यंग एज में पता पड़ता है या ओल्ड एज में जाके पता पड़ता है इसका? सर ज़्यादातर हीमोफीलिया का यंग एज में पता चल जाता है। कुछ हीमोफीलिया माइल्ड होते हैं जिनमें फैक्टर डेफिशिएंसी बहुत कम है, सामान्य आदमी से थोड़ी सी कम, तो उन्हें कोई गंभीर चोट लगे तब जाके ऐसी प्रॉब्लम महसूस होती है जो यंग एज तक, उनके एडल्टहुड तक पता नहीं चल पाएगी। तो हीमोफीलिया के बारे में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर इंडिया में बात करें कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये जेनेटिक है और कहीं ना कहीं माँ की तरफ से, परिवार की तरफ से आता है, तो कितने केसेस हम इंडिया में मान सकते हैं और ये कितना खतरनाक है? खतरनाक तो काफ़ी है, क्योंकि हीमोफीलिया में जो सीवियर हैं उन केसेस में ब्रेन में ब्लीडिंग, श्वास में ब्लीडिंग, लंग्स में ब्लीडिंग ये गंभीर है जो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जो हमारा पिछला 2001 का कंसेंसस डाटा था उसके हिसाब से तकरीबन हमारे 115 करोड़ की आबादी में करीब 2 लाख हीमोफीलिया के केसेस थे हमारे पास भारतवर्ष में। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट भी अगर कुछ सीवियर की स्थिति में हो जाती होगी, फिर सीवियर के केसेस में हमारे पास पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर कई दफ़ा रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसकी ब्लीडिंग फिर हीमोफीलिया वाले इन्फेक्शन में जल्दी से रुकती भी नहीं है जब तक फैक्टर ना मिले। ब्रेन में ब्लीडिंग हुई तो भी जान जाने का बहुत मेजर खतरा है। हीमोफीलिया में बेसिकली तो इंटरनल ब्लीडिंग ने आपने बात बताई, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा ये डाउट था, हालांकि हो सकता है मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, तभी हम लोग आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता था कि जो आउटर ब्लीडिंग होती है वो भी, और वो स्टॉप नहीं होती है, वो भी शायद हीमोफीलिया ही होती है, ऐसा कुछ है? नहीं, अगर हीमोफीलिया का पेशेंट है और उसके कहीं मेजर कट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो उसकी आउटर ब्लीडिंग भी होती रहेगी, वो भी जल्दी से बंद नहीं होती। आपका सोचना ठीक है। अच्छा, मतलब उस स्थिति में भी क्लॉटिंग उसकी ऑपरेशन हैम्पर्ड रहता है और उसका रक्त जल्दी से नहीं जमता है।
जनरली तो कई बार पेशेंट्स इस तरीके की मिल ही जाते हैं आम पब्लिक में कि उनकी कोई कट लग गया है, फिर कोई इंजरी हो गई आउटर, तो उसके बाद ब्लीडिंग उनकी स्टॉप नहीं होती, तो उनको कंसीडर किया जाता है कि इसको कहीं ना कहीं हीमोफीलिया की शिकायत है, ऐसा कुछ। ऐसे केस में ब्लीडिंग के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, प्लेटलेट की डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, प्लेटलेट ठीक से काम नहीं कर रही हो, ये भी हो सकते हैं। तो हमें सभी तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर को एक बार देखना चाहिए, खास करके अगर महिलाएं हैं तो हीमोफीलिया ब्लीडिंग का कारण नहीं होता है नॉर्मली, ये पुरुषों में ही होती है, तो ये भी देखना जरूरी है। डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना था मुझे, जो यूरिन में ब्लड लॉस होता है उसका भी कारण यही? उसके कई कारण हैं जिसमें हीमोफीलिया के पेशेंट्स में भी यूरिन में ब्लड लॉस हो सकता है। हीमोफीलिया में मतलब आपका जब रक्त बहना शुरू हुआ वो जमता नहीं है किसी बाकी बॉडी को तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो यूरिन में लॉस होता है कई केसेस में, इवन हमारे फैमिली में भी हमने देखा है, लेकिन उसमें जब लॉस होता है वो भी इसी का कारण नहीं, इससे कारण नहीं बताया जा सकता सर। वो किडनी में स्टोन हो सकते हैं, यूटीआई हो सकते हैं, दूसरे कारण भी हो सब सकते हैं। डायग्नोस पे। हाँ, हीमोफीलिया के बारे में हमें पता तो लगा कि हीमोफीलिया बीमारी क्या है और कैसे इसका डायग्नोसिस होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो आपने सब बताया। अब ये तो हो गया एक ट्रीटमेंट लेवल की बातें, लेकिन अगर मैं बात करूं कि किसी परिवार में किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, अब वो पेशेंट कैसे प्रिकॉशन रखे, या उसके जो फैमिली मेंबर अटेंडेंट हैं वो किस तरीके से करें प्रिकॉशंस? अगर किसी परिवार में हीमोफीलिया है तो उस परिवार के सदस्यों को उस बच्चे को एक बार हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, या हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर जो हेमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में हो या पीडियाट्रिशियन की निगरानी में हो वहाँ लेके जाएं, और अगर वो गंभीर वाला है सीवियर तो उसे रेगुलर लाइफ लॉन्ग फैक्टर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने फ्री में हीमोफीलिया फैक्टर्स उपलब्ध करवाती है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ उस बंदे का है। और जो मॉडरेट हैं उन्हें कभी कभी चोट के समय, ऑपरेशन के समय भी फैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो वो वहाँ वो इलाज ले सकते हैं, मगर लाइफ लॉन्ग आपको फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रहना पड़ेगा। राजस्थान में कुल कितने सेंटर होंगे ऐसे? राजस्थान में ये जो जितनी हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं ये सभी हीमोफीलिया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स। एम्स जोधपुर भी हीमोफीलिया ट्रीटमेंट के लिए फैक्टर प्रोवाइड करती है। कुछ जगहों पर उप जिला अस्पताल में भी सरकार फैक्टर्स अवेलेबल कराती है। फॉरेन वगैरह में हर हीमोफीलिया पेशेंट के घर वालों को सरकार की तरफ से हीमोफीलिया का फैक्टर घर पे रखने के लिए दिया जाता है कि जब कभी इमरजेंसी की नौबत आए तो एक डोज आप घर पे ही लगा लें, फिर आप तक नहीं पहुँचे। जैसे हम बात करते हैं अपने सेंटर की, तो अपने सेंटर पर किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करना, या फिर बात करें कि क्या इकोनॉमिकल है ट्रीटमेंट इसका, या फिर गवर्नमेंट अगर हम प्रीफर करें, कैसे हमारे आम दर्शक? मतलब मेरे पास कई दफ़ा पेशेंट आते हैं तो हम उनको सस्पेक्ट करते हैं, उनकी जांच करने पर हीमोफीलिया प्रमाणित हो जाता है, उसके दफ़ा फिर मैं उन पेशेंट्स को सरकारी अस्पताल की तरफ भेजता हूँ, पर्टिकुलर हीमोफीलिया के केस में, क्योंकि ये फैक्टर काफ़ी महंगे आते हैं जो आमतौर पर प्राइवेट में मरीज एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकारी स्तर पर ये फ्री में मिलते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है तो उसको इस तरीके से प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है। और हमारा यस एनजीओ का तो उद्देश्य ही हमेशा स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रमों के द्वारा यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के काम लोगों तक पहुंचा पाएं, अपने जो भी है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड जागरूकता के काम ज़्यादा हम लोग करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर हमारी पूरी टीम को मिली, और इनफैक्ट पूरे जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे यस के सदस्य हैं, इसके अलावा आम जन जितने भी हैं, उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी टीम की तरफ से।